हमारे ब्रह्मांड में जो कुछ हमें दिखाई देता है या महसूस होता है वो दो कारण से होता है। या तो पदार्थ होगा जिसे हम द्रव्य भी कहते हैं, अंग्रेजी में मैटर कहते हैं, या ऊर्जा का कोई रूप होगा। तो देखिए, इसका मतलब जो ब्रह्मांड है वो पदार्थ और ऊर्जा दोनों से मिलकर बना हुआ है। अब पदार्थ को हम भौतिक आधार पर और रासायनिक आधार पर वर्गीकृत कर सकते हैं। इनकी डिटेल में चर्चा हम धीरे धीरे करते जाएंगे एक एक करके। तो देखिए, भौतिक आधार पर अगर हम बात करें तो देखिए, हम ठोस, द्रव और गैस, मुख्यतः सभी पदार्थों को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। लेकिन आजकल 5 जो अवस्थाएं द्रव्य की उस पर बात चल रही है। आप जानते हैं कि चौथी अवस्था प्लाज्मा को माना जा रहा है और 5वीं बीईसी, जिनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम बाद में करेंगे। रासायनिक आधार पर हम बात करें तो पदार्थों को शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों में हम विभक्त कर सकते हैं। शुद्ध पदार्थों के रूप में हम तत्व और यौगिक को लेते हैं, जबकि अशुद्ध पदार्थों के रूप में हम मिश्रण को लेते हैं। अब देखिए, तत्व को भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, धातु, अधातु और उपधातु में। इसी तरह यौगिक भी 2 भागों में बांटे जा सकते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। इसी तरह अब जो मिश्रण होता है उसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, समांग मिश्रण और विषमांग मिश्रण। तो अब हम धीरे धीरे एक एक को लेकर और फिर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ या द्रव्य अर्थात मैटर की। तो मैटर है क्या? तो देखिए, जो भी हमें इस प्रकृति में कुछ दिखाई देता है वो सब पदार्थ हैं, चाहे वो पत्थर हो, ईंट हो, सोना, चांदी, पानी, जो भी कुछ हमें दिखाई दे रहा है वो द्रव्य है। अब द्रव्य की क्या विशेषता होती है भाई, कि द्रव्य एक तो स्थान घेरता है अर्थात उसका एक आयतन होता है, दूसरा द्रव्य में द्रव्यमान होता है अर्थात उसका भार होता है, ठीक है। और जिसे हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा, हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं उनके द्वारा हम महसूस कर सकें, वो सब क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। अब देखिए, जैसे परिभाषा की बात करें, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है जिसमें द्रव्यमान होता है, जिसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, वो सब द्रव्य या मैटर कहलाता है। द्रव्य के गुणधर्म की चर्चा हम कर लेते हैं। तो देखिए, पहला है द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। आप इसको प्रयोग द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। आप एक जल से भरा हुआ ग्लास लें और उसमें चीनी या नमक धीरे धीरे मिलाते जाएं, तो आप देखेंगे एक मुट्ठी भर हम चीनी या नमक उसमें मिला देते हैं, जबकि ग्लास पानी से पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है, क्योंकि चीनी पानी के जो कण उनके मध्य समा गई। यही तो बात सिद्ध हुई। आप और प्रयोग भी कर सकते हैं। आप किसी कटोरी या ग्लास को छोटे छोटे कंकड़ों से भर लेते हैं और उसके पश्चात अगर उसमें रेत हम मिलाएं तो वो उसमें समाहित हो जाती है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य के कणों के मध्य रिक्त स्थान होता है। अब देखिए, दूसरा जो इसका गुणधर्म है कि द्रव्य के कण गतिशील होते हैं। अब आप कहेंगे सर, द्रव्य में तो ठोस भी आता है, तो ठोस के कण कहाँ गतिशील होते हैं? क्योंकि द्रव्यों में और गैसों में तो गतिशीलता पाई जाती है, ठीक है। तो इसको भी हम प्रयोग द्वारा सिद्ध कर सकते हैं कि आप एक सोने की पत्ती और एक चांदी की पत्ती लेकर बांध दें और कुछ समय पश्चात अगर उसको हम खोल कर देखें तो आप देखेंगे कि सोने की पत्ती पर चांदी के कण और चांदी की पत्ती पर सोने के कण आ जाते हैं। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि द्रव्य के कण गतिशील होते हैं। तीसरी बात है कि द्रव्य के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मुख्य विशेषता हुई। अब हम क्या कह सकते हैं कि भौतिक आधार पर द्रव्य को या पदार्थ को 3 भागों में मुख्यतः हम बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस की विशेषताएं क्या हैं भाई? प्रकृति में पत्थर, तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, पेन है, लोहा, सोना, चांदी, मतलब ठोस पदार्थ बहुत हैं, आपने महसूस किए हैं। अब ठोस पदार्थों की विशेषताएं क्या होती हैं कि भाई इनकी एक निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है, अर्थात इनका आकार निश्चित होता है, इनका आयतन निश्चित होता है, इनका घनत्व ज़्यादा होता है। अब मैं ज़्यादा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि द्रवों और गैसों की तुलना में ठोसों का घनत्व अधिक होता है। फिर बात करें हम इनकी संपीड्यता, संपीड्यता इनमें कम होती है। अब आप कहेंगे सर, संपीड्यता कौन सा गुण है? कि अगर किसी पदार्थ पर हम बल लगाएं और वो दब जाए और बल हटाने पर वो पुनः उसी अवस्था में आ जाए, तो ये गुण क्या कहलाता है? पदार्थों का संपीड्य गुण कहलाता है। ये संपीड्यता, पदार्थों का ये गुण क्या कहलाएगा? संपीड्यता। अब आप सोचेंगे कि भाई ठोस के कण तो इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि उन पर
बल लगाएं तो उनकी संरचना में बहुत कम परिवर्तन आता है, अर्थात ठोसों में संपीड्यता का गुण बहुत कम होता है। इसी तरह विसरण का गुण भी ठोसों में बहुत कम होता है। तो ये रही कुछ ठोसों की बातें। अब बात करते हैं द्रव। अब देखिए द्रवों में क्या है, द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता है। अब आप जानते हैं कि भाई द्रव को जिस पात्र में भरेंगे वो उसका आकार ले लेता है, लेकिन इनका आयतन निश्चित होता है। तो ध्यान रखें, ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन द्रवों का आकार निश्चित नहीं होता, इनका आयतन निश्चित होता है। दूसरा, अब मैंने बताया था कि संपीड्यता। अब मैं एक चीज आपको बता दूं कि जो द्रव होते हैं ना, लिक्विड, जो बहने वाले पदार्थ हैं, जो जिनमें फैलाव हो जाता है या जो बह जाते हैं, इनके जो गुण हैं वो ठोसों और गैसों के मध्यवर्ती गुण पाए जाते हैं। अब बात करें हम संपीड्यता की, तो ठोसों की तुलना में तो ये ज़्यादा संपीड्य होते हैं, लेकिन गैसों की तुलना में बहुत कम संपीड्य होते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि जो ठोसों की जो निश्चित ज्यामितीय संरचना होती है वो किसके कारण होती है कि ठोसों के जो अणु हैं वो आपस में प्रबल अंतरा आणविक बलों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। लेकिन द्रवों में ये ठोसों की तुलना में जो अंतरा आणविक बल है वो काफ़ी कम पाया जाता है, लेकिन गैसों से ज़्यादा होता है। अब हम बात कर लेते हैं गैस। अब जानते हैं भाई गैसों के उदाहरण तो आप वायु है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कितनी भी गैसों के हम नाम ले सकते हैं। अब इनमें क्या होता है, इनके अणु दूर दूर होते हैं, अर्थात सीधी सी बात है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। हाँ, जिस पात्र में इनको भरते हैं उसका ये रूप जरूर ले लेते हैं। इनमें एक चीज़ और ध्यान रखना, विसरण का गुण सर्वाधिक होता है। ठोसों में कम होता है और लिक्विड में भी विसरण का गुण कम होता है, लेकिन गैसों में विसरण का गुण सबसे ज़्यादा होता है। एक और जो बात है, इनमें संपीड्यता सबसे अधिक होती है। तो ठोसों में सबसे कम और गैसों में संपीड्यता सबसे अधिक होती है। फिर जो अंतरा आणविक बल है इनमें नगण्य पाया जाता है, क्योंकि गैस के जो अणु हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, अर्थात ये कोई विशेष आकर्षण बल से या किसी बंध में बंधी हुई नहीं होती हैं। तो ये बातें आपको मुख्यतः ध्यान रखनी है। द्रव्य की जो अवस्थाएं, द्रव्य मैटर की जो अवस्थाएं 5 मानी जा रही हैं। प्लाज्मा चौथी अवस्था के रूप में, और अभी बात कर रहे थे कि BEC अर्थात बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये होता क्या है, तो देखिए इसको आप देख सकते हैं कि BEC होता क्या है। तो देखिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट ए स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की विशेष अवस्था होती है इन विच सेपरेट एटम्स और सब एटम्स पार्टिकल्स कूल्ड टू नियर एब्सोल्यूट 0 केल्विन तक। 0 केल्विन आप जानते ही हैं, -273.15 सेंटीग्रेड तक, इतने ताप तक गर्म कर किया जाता है किसी पदार्थ को, और फिर उसमें जो अवयव हैं उनको सेपरेट किया जाता है। तो ये अवस्था क्या कहलाती है, BEC अवस्था कहलाती है। अब इसको BEC क्यों कहा गया, बोस का नाम कैसे आया, तो देखिए, दिस फॉर्म ऑफ मैटर वाज प्रिडिक्टेड इन 1924, मतलब इसका जो अनुमान लगा लिया था 1924 में, किसके द्वारा, ग्रेट साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। किस आधार पर, बाय अल्बर्ट आइंस्टीन ऑन द बेसिस ऑफ द क्वांटम फॉर्मुलेशन ऑफ द इंडियन फिजिसिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस। तो आपको 2 चीज इसमें ध्यान रखना है, BEC, ठीक है, इसको कब प्रेडिक्ट किया गया था, इसका अनुमान कब लगाया गया था कि पदार्थ की ये अवस्था भी हो सकती है, 1924 में। किसके द्वारा लगाया गया था, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा। और किसकी थ्योरी के आधार पर, सत्येंद्र नाथ बोस की थ्योरी के आधार पर। इसलिए इसको क्या कहा गया है, BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि द्रव्य में जो अवस्थित अवयव हैं उनके आधार पर पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। तो अभी जैसे बात कर रहे थे ना, 2, शुद्ध और अशुद्ध। शुद्ध पदार्थों के रूप में हम किनको लेते हैं, तत्वों को और यौगिकों को, और अशुद्ध के रूप में हम लेते हैं मिश्रणों को। अब बात हुई कि भाई ये शुद्ध पदार्थ है क्या, व्हाट इज प्योर मैटर। तो ऐसा ये पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के घटक या अवयव पाए जाते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अब आप कहेंगे सर बात थोड़ी कम जमी है, तो इंग्लिश की जो परिभाषा है मैंने यहाँ जो लिखी है उसको आप पढ़ लें, बात ज़्यादा जम जाएगी। कैसे कि ये प्योर सब्सटेंस इज
one that cannot be split into simpler substances by physical means such as filtration, sublimation और distillation, कि पदार्थ का वह रूप जिसको भौतिक विधियों के द्वारा, और भौतिक विधियों में कौन कौन सी हैं, फिल्ट्रेशन छानने के द्वारा, सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन के द्वारा, या डिस्टिलेशन अर्थात आसवन के द्वारा हम सरल घटकों में विभाजित ना कर सकें। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको भौतिक विधि जो बताई गई छानने के द्वारा, आसवन के द्वारा या ऊर्ध्वपातन के द्वारा हम सरल यौगिकों में या सरल तत्वों में विभक्त ना कर सकें या सरल पदार्थों में विभक्त ना कर सकें, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, आपके शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, तो अब आप देखेंगे कि तत्वों को और यौगिकों को आप सरल भौतिक विधि जो अब मैंने बताई, छानना, ऊर्ध्वपातन या आसवन के द्वारा हम सरल घटकों में विभक्त नहीं कर सकते। तो ये शुद्ध पदार्थ हैं, और शुद्ध पदार्थों के रूप में आप क्या याद रखेंगे कि शुद्ध पदार्थ के रूप में हम कौन कौन से तत्व और यौगिक, इन दोनों को लेकर चलते हैं। इसका मतलब हमारी दृष्टि में और रसायन विज्ञान की दृष्टि में तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ हैं, जबकि अशुद्ध कौन है, मिश्रण। अब वो क्यों अशुद्ध हैं इसकी चर्चा हम थोड़ी देर बाद करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम कि भाई शुद्ध जो पदार्थ है ना, उनका पहला प्रकार क्या था, तत्व। तत्व किसे कहते हैं? तो अब तक हमने जो परिभाषा क्या पढ़ी थी कि ऐसे पदार्थ जिनमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे सोना है तो सोने में सोने की परमाणु है, चांदी है, चांदी में चांदी के ही परमाणु है, लोहा है, तांबा है, तो ये सब क्या है, तत्व। कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो अब इसकी जो परिभाषा आपको याद रखनी है परीक्षा की दृष्टि से, वो क्या याद रखनी है कि तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है। ठीक है, अर्थात जिसे भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक सरल संगठनों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। तत्व, ठीक है भाई, वही बात आ गई ना जो अभी प्योर मैटर की परिभाषा में हम बता रहे थे। तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, अभी मैंने बताया ही था। अर्थात किसी तत्व के परमाणु का नाभिकीय आवेश समान होता है। सीधी सी बात है, जब तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो सीधी सी बात क्या हुई कि उनका नाभिकीय आवेश भी, क्योंकि एक परमाणु है। ठीक है, अब एक परमाणु है तो एक ही प्रकार के परमाणु का नाभिकीय आवेश समान रहेगा, क्योंकि उसमें प्रोटोनों और न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर रहेगी। अब न्यूट्रॉन तो निरावेशित है, तो प्रोटोनों की संख्या जब समान रहेगी तो नाभिकीय आवेश सभी परमाणुओं में कैसा रहेगा, समान रहेगा। अब उदाहरण तो मैंने अभी बता ही दिए थे आपको। तो तत्व पदार्थ का सरलतम रूप है जिसे भौतिक अथवा रासायनिक प्रक्रियाओं से और अधिक सरल संगठनों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तो देखिए, अब तत्वों को अभी थोड़ी देर बाद मतलब अभी थोड़ी देर पहले जो हम चर्चा कर ही रहे थे कि तत्वों को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। कौन कौन से हैं भाई? धातु जिन्हें मेटल बोलते हैं, उपधातु जिन्हें मेटेलॉइड बोलते हैं, और अधातु नॉन मेटल। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे, ये भी आ सकता है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अब तक कितने तत्व खोजे जा चुके हैं? 118 आपकी किताब में दिए गए, 119 हो चुके हैं वैसे अब, जिनमें से 94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि शेष 24 तत्व वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशाला में संश्लेषित किए गए हैं। इसको ढंग से याद रखना भाई आप कि 94 तो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, शेष जो 24 हैं वो वैज्ञानिकों द्वारा प्रयोगशालाओं में संश्लेषित किए गए हैं, जिनका निर्माण प्रयोगशालाओं में किया गया है। अब आपको पता है कि तत्वों को अब आधुनिक जो आवर्त सारणी है उनमें परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, या आप ऑटोमिक नंबर, जिसमें ऑटोमिक नंबर जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, उसके अनुसार व्यवस्थित किए गए हैं। अब हाँ, मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि अभी बात कर रहे थे ना धातु, अधातु और उपधातु, इनमें क्या अंतर है? तो देखिए, बात करें हम धातु की, तो धातु की सबसे पहली विशेषता क्या है? ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है भाई, किसके? विद्युत और ऊष्मा के सुचालक, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक। फिर एक चीज और, ये चमकदार होते हैं भाई। कैसे होते हैं? चमकदार होती हैं ये। इनकी
विशेष चमक होती है, जैसे सोना, चांदी, है ना, एल्युमिनियम, इनमें विशेष चमक होती है। ये अधिकतर ठोस होती है पारे को छोड़कर। ठीक है, अगली विशेषता क्या है भाई, अधिकतर ठोस। एक्सेप्शन क्या है इसमें, पारा, पारा को छोड़कर। और क्या है, इनमें तन्यता का गुण पाया जाता है, अर्थात धातुओं के लंबे तार बनाए जा सकते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सोने और चांदी के 1 ग्राम की मात्रा से ही लगभग 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, अर्थात इनमें तन्यता का गुण होता है। इनमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात इनको पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है, आघात वर्धनीयता। ठीक है, तो ये इनमें विशेषता हुई। अब बात करते हैं हम जैसे अधातु। अधातु जैसे मैं बताया था ना, ये चमकदार होती हैं धातुएं तो, लेकिन अधातु में ये चमक नहीं होती है। ठीक है, जैसे कैल्शियम है, ठीक है भाई, और अब्रक है, ये सब अधातु हैं। तुम्हारे गैसीय पदार्थ हैं जितने भी हैं ना, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, जीनोन, ये सब क्या है, अधातु हैं। सल्फर है, अधातु है। तो एक तो इनमें चमकदार नहीं होती, अर्थात इनकी सतह में जो इतनी चमकदार नहीं होती। दूसरा, ये विद्युत ऊष्मा और दूसरी विशेषता क्या है कि ये विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि धातु सुचालक होती हैं। फिर अगली क्या है, ये भी अधिकतर ठोस में भी होती हैं, द्रव में भी होती हैं और गैस में भी होती है। जैसे ब्रोमीन है, द्रव अवस्था में है। अब्रक मैंने कैल्शियम बताया और सल्फर बताया, ये ठोस अवस्था में, जबकि जो अभी मैंने बताए थे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियोन, जीनोन, क्रिप्टॉन, जो नोबल गैसें भी कहलाती हैं, इनमें से जो पीछे वाली बता रहा हूँ, ये सब गैसीय अवस्था में है। अब इनमें तन्यता का गुण और ये नहीं पाया जाता। ये मुख्यतः कैसी होती हैं, भंगुर होती हैं, अर्थात इनमें भंगुर का मतलब थोड़ा सा बल लगाने पर ये टूट जाती हैं, बिखर जाती हैं। ठीक है, तो ये भंगुर होती हैं। अब बात करें हम उपधातु की। उपधातु क्या है भाई, अर्थात ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के ही गुण पाए जाते हैं, मतलब बीच का सा मामला होता है। अब ऐसे कौन से हैं, जैसे आर्सेनिक है, बिस्मथ है। ठीक है, तो आर्सेनिक और बिस्मथ ये दोनों के क्या हैं, उपधातु हैं भाई। तो आशा है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चलते हैं, अगली चीज पर भाई, कि तत्व की बात हो गई। अब बात करते हैं यौगिक। यौगिक की जो सरलतम परिभाषा आपने क्या याद की अब तक रखी है भाई, कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व किसी निश्चित अनुपात में संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जिसकी विशेषताएं इन संयोग करने वाले तत्वों से अलग होती हैं, अर्थात, और ये कब संभव है, भौतिक अगर संयोग करेंगे तो अलग गुण पाए ही नहीं जाएंगे, रासायनिक संयोग के पश्चात। ठीक है, तो परिभाषा देख लीजिए कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन करते हैं और इनके परिणाम स्वरूप किसी एक नए पदार्थ का निर्माण होता है जो इकाई के रूप में होता है, तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, यौगिक भी क्या है, तत्वों के समान शुद्ध पदार्थ होते हैं, परंतु तत्वों के विपरीत यौगिकों को अधिक सरल संगठनों में विभाजित किया जा सकता है। मैंने अभी तत्व की परिभाषा बताई थी ना, तो मैंने क्या कहा था कि तत्वों को भौतिक या रासायनिक विधियों के द्वारा सरल सब्सटेंस में या संगठनों में विभक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन यौगिकों को हम रासायनिक विधियों, भौतिक विधियों के द्वारा नहीं, रासायनिक विधियों के द्वारा यौगिकों को हम उसके संगठक जो तत्व हैं उनमें विभक्त कर सकते हैं। इसको याद रखना है भाई, यौगिक को रासायनिक विधियों के द्वारा उनके संगठक तत्वों में, ठीक है, सिंपल कंपोनेंट्स में विभक्त कर सकते हैं। तो एक तो एक बात हुई कि 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करेंगे तब यौगिक का निर्माण होगा। अब जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, जैसे पानी है भाई, अब पानी एक क्या है, यौगिक है, तो पानी का निर्माण कैसे होता है भाई, अब इसका जो अणु सूत्र है वो क्या है, H2O, अर्थात पानी के एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु, अर्थात ये 2:1 में जब संयोग करते हैं और एक रासायनिक
प्रक्रिया के द्वारा अर्थात रासायनिक संयोजन के द्वारा रासायनिक बंध बनने के पश्चात पानी का निर्माण होता है। और देखिए कि पानी के जो गुण हैं वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के से बिल्कुल ही अलग हैं, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं जबकि पानी द्रव है। इसी तरह बात करें हम अमोनिया की बात करें NH3, ठीक है, इसमें नाइट्रोजन 1 और हाइड्रोजन 3 अनुपात में संयोग करते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि NH2 हो जाए अर्थात 1:2 में हो जाए। ऐसे ही पानी में ऐसा नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:1 में मिले, अनुपात निश्चित होता है तभी उस यौगिक का निर्माण होता है। इसी तरह चीनी की बात करें, चीनी भी यौगिक है ना, और चीनी का जो सूत्र है वो क्या है भाई, C11H22O11, अर्थात चीनी के एक अणु में कार्बन के 11, हाइड्रोजन के 22 और ऑक्सीजन के 11 परमाणु मिलकर चीनी का एक अणु का निर्माण करें। अर्थात चीनी के एक अणु में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या अनुपात है, 11:22:11। C12H22O11, ये 12 है भाई। तो देखिए अभी देखो इसमें उदाहरण लिखा हुआ है NaCl, सोडियम और क्लोरीन, इसमें 1:1 में संयोग करते हैं। अब यौगिकों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड अर्थात कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक अर्थात इनऑर्गेनिक यौगिक। अब जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें एक तत्व कार्बन अवश्य हो, कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। जैसे चीनी है, अभी मैंने बताया था ना, है ना, एल्कोहल है C2H5OH, ठीक है, एथिल एल्कोहल का जो सूत्र है। तो जिनमें कार्बन होता है, जितने भी हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनमें सब में कार्बन होता है, तो जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो सब कार्बनिक यौगिक हैं। और अकार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन ना हो, जैसे अभी बात कर रहे थे ना, पानी कार्बन नहीं है, अमोनिया कार्बन नहीं है, ठीक है, चीनी में कार्बन था, ठीक है, इसलिए चीनी क्या है, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये दोनों क्या है, अकार्बनिक यौगिक हैं, ठीक है। तो बात शुद्ध पदार्थों की हो गई ना, कि शुद्ध पदार्थ के रूप में कौन कौन है, तत्व और यौगिक, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अशुद्ध पदार्थ अर्थात मिश्रण की। तो देखिए, हाँ, ये तो देखो, ये लाइन जो मैंने लिखी है ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि यौगिक के गुण उनके अवयवी तत्वों के गुणों से सर्वदा भिन्न होते हैं, है ना। उदाहरण भी मैंने यही दिया था कि सामान्य ताप पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस हैं, जबकि इनसे मिलकर बनने वाला जो जल है वो कैसा है, द्रव अवस्था में। तो यौगिक जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनसे यौगिक के गुण बिल्कुल ही अलग होते हैं, ठीक है। अर्थात तत्व जब निश्चित अनुपात में मिलकर संयोग करते हैं तो रासायनिक संयोग के पश्चात उनमें एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, रासायनिक अपक्रिया होती है, उसके पश्चात जो यौगिक रासायनिक अपक्रिया के पश्चात जो यौगिक बनता है उसके गुणधर्म बिल्कुल ही जो संयोग करने वाले तत्व हैं उनसे बिल्कुल अलग होते हैं। अब देखिए, मैं एक बात और बता देता हूं इसी में कि यौगिक का सूक्ष्मतम कण, अभी बात कर रहे थे अणुसूत्र की, तो देखिए यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है एवं जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो उस यौगिक का अणु कहलाता है, ठीक है भाई। जैसे पानी का एक अणु है, उसका सूत्र क्या होगा, H2O, ठीक है। पानी का एक अणु किससे मिलकर बना है, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर बना है। तो ठीक है भाई, पानी के एक अणु में पानी के समस्त गुण विद्यमान है और उसका वो सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, पानी का अणु कहलाएगा। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता हो एवं जिसमें यौगिक के सारे गुण विद्यमान हो, यौगिक का अणु कहलाता है, ठीक है भाई। और यौगिक के अणु को हम किससे व्यक्त करते हैं, अणु सूत्र के द्वारा, ठीक है। और जैसे मैं अभी बताया था, पानी का अणु सूत्र क्या है, H2O है, अमोनिया का NH3 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 है, सब क्या है, उसके एक अणु को व्यक्त करते हैं कि भाई एक अणु को हम इस तरह से दर्शाते हैं, ठीक है। अब तो देखिए भाई, सूत्रों की बात कर रहे थे ना,
कि सूत्र क्या है, प्रतीकों का वह समूह। अब ये भी आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, इसलिए मैंने यहां लिख दिया है। तो सूत्र क्या है, प्रतीकों का वह समूह जो किसी पदार्थ के संगठन को व्यक्त करता है, सूत्र कहलाता है। जैसे बताया मैंने कि पानी का अणुसूत्र क्या है, H2O, अर्थात पानी के अणु में हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर रासायनिक संयोग कर रहे हैं और पानी का निर्माण कर रहे हैं। तो देखिए सूत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अणुसूत्र और एक मूलानुपाती सूत्र। अब अणुसूत्र और मूलानुपाती सूत्र में क्या अंतर होता है, तो देखिए अणुसूत्र तो क्या होता है, वह सूत्र जो यौगिक में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को दर्शाता है। ठीक है, जैसे अमोनिया है ना, अमोनिया में नाइट्रोजन का 1 परमाणु और हाइड्रोजन के 3 परमाणु, तो ये अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या दर्शा रहा है कि भाई एक अणु में किन किन तत्वों ने कितनी कितनी संख्या में संयोग करके और उस यौगिक का निर्माण किया है। ठीक है, अब जैसे ग्लूकोज का उदाहरण है, भाई ग्लूकोज का उदाहरण क्या है, ये उदाहरण लेकर हम समझा रहे हैं कि ग्लूकोज का जो अणुसूत्र है वो क्या है, C6H12O6, अर्थात ग्लूकोज का एक अणु कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणुओं के रासायनिक संयोग के पश्चात प्राप्त हुआ है। इसी तरह एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है भाई, या अणुसूत्र क्या है, CH3COOH। तो अणुसूत्र क्या है, उस यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई, तो वो अणुसूत्र कहलाता है। अब मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो देखिए इसको भी पढ़ लेते हैं। वह सूत्र जो यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को व्यक्त करता है, वास्तविक संख्या को दर्शाए अणुसूत्र, और तत्वों में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात दर्शाए, वो मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज की बताया ना, तो ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या था भाई, C6H12O6। ठीक है, इसका मतलब कार्बन के 6 परमाणु थे, इसमें हाइड्रोजन के 12 थे और ऑक्सीजन के 6 परमाणु। ठीक है, कार्बन के 6, हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के 6 परमाणु परस्पर रासायनिक संयोग करके ग्लूकोज का एक अणु का निर्माण कर रहे थे। तो ये तो मूलानुपाती सूत्र की बात करें। अब देखिए, अब बात किसकी करें, मूलानुपाती सूत्र की बात हम करते हैं। तो देखिए मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है, यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की संख्या का अनुपात है भाई। अब ग्लूकोज के अणु में कौन कौन से पदार्थ हैं भाई शामिल हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। इनका अनुपात क्या है, 6:12:6, अर्थात 6 से काट दें हम, 1:2:1। ठीक है, तो C1H2O1 अर्थात CH2O क्या हुआ, इस ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। क्यों, केवल ये क्या दर्शा रहा है भाई, अणु में उपस्थित तत्वों की संख्याओं में अनुपात। ठीक है भाई, तो वह सूत्र जो यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के सरल अनुपात को प्रदर्शित करता है, मूलानुपाती सूत्र कहलाता है। जैसे ग्लूकोज का अभी मैंने बताया CH2O। अब जैसे मैं एक और उदाहरण ले, जैसे इसमें एसिटिक एसिड का और दिया गया है। अब देखिए एसिटिक एसिड का, देखिए यहां सूत्र देखिए, अणुसूत्र क्या था, CH3COOH। इसका मतलब एसिटिक एसिड में कार्बन के परमाणु हैं, हाइड्रोजन के परमाणु हैं और ऑक्सीजन के हैं, यही है ना। तो देखिए कार्बन के टोटल कितने, 1 और 2, ऑक्सीजन के कितने, देखिए 2, ऑक्सीजन के 2 हैं, और हाइड्रोजन कितने, 3 यहां है और 1 यहां है, ये 4। अब इनका अगर हम अनुपात निकालें तो वो क्या हो जाएगा, 1:2:1। ठीक है, तो एसिटिक एसिड का मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, C1H2 और O1। अब एक को लिखते नहीं है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, CH2O। तो देखिए दो भिन्न भिन्न यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एक हो सकते हैं, इसको ध्यान रखना भाई, ये पूछ सकता है।
दो भिन्न भिन्न यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र एक हो सकते हैं, लेकिन अणु सूत्र एक कभी भी नहीं हो सकते। याद रहेगी नहीं बात? क्यों? क्योंकि मूलानुपाती सूत्र तो उस अणु में उपस्थित परमाणुओं में अनुपात बता रहा है, जबकि वास्तविक संख्या का ज्ञान कराता है अणु सूत्र। याद रहेगी ना? तो चलिए अब बात करते हैं हम मिश्रण की। तो देखिए, ये मिश्रण की परिभाषा आपकी स्क्रीन पर आप देख ही रहे हैं कि अनिश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों का ऐसा भौतिक संयोजन, फिजिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो तथा सम्मिलित पदार्थों की मूल विशेषताओं में परिवर्तन ना हो, मिश्रण कहलाता है। तो ध्यान से समझिए भाई, यौगिक में तो क्या होता था कि जब दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते थे और एक नया पदार्थ का निर्माण होता था, वो यौगिक कहलाता था। लेकिन मिश्रण में क्या है कि ना तो मिलने वाले तत्वों का कोई निश्चित अनुपात है, जो संयोग कर रहे हैं उसका अनुपात भी निश्चित नहीं होगा। दूसरा, जब वे मिलेंगे तो भौतिक संयोग हो सकता है, रासायनिक संयोग उनके बीच में नहीं हो सकता। ठीक है भाई, अर्थात रासायनिक, अब क्योंकि रासायनिक संयोग के पदार्थ, क्योंकि अगर दो या दो से अधिक तत्व या पदार्थ परस्पर रासायनिक संयोग कर लेंगे तो उनके जो मूल गुण धर्म है वो बदल जाते हैं। अर्थात बनने वाला जो पदार्थ है, आपको पता ही है रासायनिक परिवर्तन में जो बनने वाला पदार्थ है वो बिल्कुल नया होता है, उसके जो गुण है वो जो संयोग करने वाले या संयोग से बनने से पहले, पदार्थों के बनने से पहले जो गुण है वो बिल्कुल ही बदल जाते हैं। ठीक है, तो एक तो फिजिकल कॉम्बिनेशन होना चाहिए, अनुपात निश्चित नहीं होना चाहिए, और तीसरा रासायनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिश्रण में जितने भी घटक होते हैं ना, उनके सभी के मूल गुण उसी रूप में विद्यमान होते हैं ना मिश्रण बनने से पहले। जैसे हम बात कर लेते हैं चाय एक मिश्रण है भाई। चाय में क्या क्या पदार्थ मिलते हैं भाई? पानी भी होता है, दूध भी होता है, चीनी भी है, ठीक है, और उसमें चाय भी है। अब अगर आप ये नहीं कह सकते भाई 1:2:3 में या कोई निश्चित अनुपात में दूध, शक्कर और चाय नहीं मिलाते उसमें, आप अनुपात बदल सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई काली चाय पीता है, कोई अधिक दूध की पीता है, कोई ज्यादा मीठी पीता है, कोई कम मीठी पीता है। ठीक है, अब इसी तरह उदाहरण के रूप में बात करें, वायु भी एक क्या है? मिश्रण है। अब आप कहेंगे सर वायु मिश्रण क्यों है? क्योंकि हमने तो पता है कि भाई नाइट्रोजन 78.1 है, 19.1 ऑक्सीजन है, आर्गन, हीओन, इनका भाई ये एक निश्चित जगह की मानी गई है। ऐसा नहीं है कि कहीं तो आप देख, जैसे दिल्ली की हवा का हम बात करें तो वहां तो बहुत ज्यादा प्रदूषण है, वहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड की या सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत ज्यादा मात्रा है ना, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम है। तो वायु को हम ऐसे नहीं कह सकते कि भाई इनका अनुपात इतना ही होना निश्चित है। तो जहां हम अनुपात को निश्चित नहीं कर सकते वो क्या है? मिश्रण है। और जहां अनुपात को हम निश्चित कर देंगे भाई इस बिना अनुपात के तो यौगिक का मतलब पदार्थ का निर्माण होगा ही नहीं, तो वो यौगिक कहलाता है। बात आई नहीं समझे? इसी तरह बात करें हम समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल भी क्या है? एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है भाई? क्योंकि समुद्री जल अलग अलग जगह का, देखिए आपने सुना होगा कहीं जगह विशेष का तो समुद्री जल इतना खारा नहीं होता, कहीं जो डेड सी है वहां बहुत ज्यादा घनत्व है, वहां पानी में जो NaCl है वो बहुत ज्यादा मिला हुआ है। देखिए ध्यान रखना, मिश्रण के बनने में आवश्यक नहीं कि तत्व ही संयोग करें, मिश्रण को बनाने में तत्व भी मिल सकते हैं। दो या दो से अधिक केवल तत्व मिलकर निर्माण कर सकते हैं किसी मिश्रण का, तत्व या यौगिक मिलकर मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं, या यौगिक भी मिलकर एक मिश्रण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात आई नहीं समझ में? यौगिक, इसी तरह वही बात है कि अब एक चीज और बता देते हैं भाई इसमें कि मिश्रण में सम्मिलित अवयवों को अगर हम चाहें तो विभिन्न भौतिक क्रियाओं, और भौतिक क्रिया कौन कौन सी? जैसे फिल्ट्रेशन है ना, डिस्टिलेशन जिसको आसवन बोलते हैं, या ऊर्ध्वपातन जिसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, इनके द्वारा पृथक पृथक कर सकते हैं ना। जैसे आपने पानी में और चीनी को मिला दिया तो कर सकते हैं ना आप,
कि पानी को वाष्पित कर दीजिए, है ना। आसवन के द्वारा आप अलग कर सकते हैं, जिसकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे कि मिश्रण से उनके अवयवी घटकों को या जिनसे वो मिलकर बना हुआ है उनको कैसे अलग करते हैं। इनकी कई विधियां हैं जो आपके कोर्स में रीट में आरपीएससी की हैं और एनटीपीसी है या मेडिकल या इंजीनियरिंग जो परीक्षाएं दे रहे हैं उन सब के कोर्स में। तो आप दूसरा जो भाग आएगा इस वीडियो का उसको आप देख लें और उसमें आपको आसानी से आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अब हम आगे चलते हैं भाई, मिश्रण के गुण क्या है। तो अभी जैसे हम चर्चा कर रहे थे आपको याद हो ही गए होंगे कि भाई मिश्रण में घटक अवयव किसी भी अनुपात में मिले होते हैं। मतलब मिश्रण में मिलने वाले जो अवयव हैं या घटक हैं उनका अनुपात निश्चित नहीं होता है, अर्थात वो किसी भी अनुपात में मिले हो सकते हैं। नंबर 1 विशेषता याद हो गई। दूसरी विशेषता, मिश्रण में घटकों के अपने अपने गुण विद्यमान रहते हैं। जैसे आपने चाय बनाई तो चाय में देखिए दूध की भी गुण विद्यमान है, चीनी की भी गुण विद्यमान है, चीनी का स्वाद उसमें आ ही रहा है मिठास का, चाय का भी कसैलापन या जो भी उत्तेजना है वो विद्यमान है। तो मिश्रण में घटकों के अपने अपने गुण विद्यमान रहते हैं। फिर मिश्रण से उनके घटकों को पृथक पृथक किया जा सकता है, किसके द्वारा? भौतिक विधियों के द्वारा। और यौगिकों को कैसे अलग किया जाता है? रासायनिक विधियों के द्वारा। ध्यान रखना, यौगिक के तत्वों को या उसके घटकों को हम भौतिक विधियों के द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक है, केवल रासायनिक विधियों के द्वारा अलग करते हैं। लेकिन मिश्रण के अवयवी घटकों को हम भौतिक विधि, और भौतिक विधि कौन कौन सी है? जैसे फिल्ट्रेशन है, डिस्टिलेशन अर्थात आसवन है, क्रिस्टलीकरण है ना, और आपका अपकेंद्रण है, छानना बीनना, ये बहुत सी चीजें, ठीक है, जिनकी चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो चलते हैं हम आगे, मिश्रण के प्रकार, ठीक है। अब मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं भाई? मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। पहला है समांगी मिश्रण। तो देखिए अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? होमोजेनियस मिक्सचर। अब समांगी मिश्रण किसको कहेंगे? ऐसे मिश्रण जिनमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित रहते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है। मतलब ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक या अवयव उपस्थित हैं लेकिन उनको अलग अलग देखना संभव नहीं हो, समांगी मिश्रण कहलाता है। और मिश्रण के सभी अवयव समान रूप से वितरित हो जाते हैं। अब जैसे उदाहरण इसमें लिख दिया है मैंने, एक गिलास लें, उसके आधे भाग में पानी भरें भाई, उसमें थोड़ी मात्रा में चीनी घोलें, घोलने के पश्चात उसका निरीक्षण करें, जल में चीनी दिखाई नहीं देगी। तो ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अर्थात जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ इस तरह से मिल जाएं कि उनको अलग अलग देखना संभव नहीं हो तो वो क्या कहलाता है? समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे दूध में चीनी मिलाएं या पानी में चीनी मिलाएं तो वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी तरह भाई वायु है, वायु भी क्या है? समांगी मिश्रण है। अब वायु में विभिन्न प्रकार की गैसें विभिन्न उसमें मिली हुई है भाई, है ना, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नियोन, हाइड्रोजन सल्फाइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, विभिन्न प्रकार की गैसें, जल वाष्प है, धूल के कण है, इतनी सारी चीजें वायु में मिली हुई हैं। तो क्या उनको आप अलग अलग देख पाते हो? नहीं देख पाते। तो वायु किसका उदाहरण है? समांगी मिश्रण का उदाहरण है। इसी तरह समुद्री जल है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। आप नहीं पता लगा सकते भाई अलग अलग चीजों को, भाई कौन कौन सी चीजें इसमें घुली हुई है दूर से देखकर पता लगा सकते हो? आप नहीं लगा सकते। तो ये सब किसके उदाहरण है? समांगी मिश्रण के उदाहरण है। अब बात करते हैं हम विषमांगी मिश्रण की, ठीक है। तो विषमांगी मिश्रण क्या है भाई? ऐसे ठोस अथवा द्रव पदार्थों के मिश्रण। भाई देखो, मिश्रण तो ठोसों के संयोग से मिलकर हो सकता है, द्रवों के संयोग से मिलकर हो सकता है, या ठोस या द्रव दोनों के संयोग से मिलकर भी मिश्रण बन सकता है, ठीक है भाई। तो किसी मिश्रण को बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि ठोस ही ठोस हो, ठोस या द्रव भी हो सकते हैं। मतलब दोनों या तीनों, चारों, 4 पदार्थ हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं। तो मिश्रण को बनाने वाले ठोस हो सकते हैं, द्रव द्रव हो सकते हैं, या ठोस या द्रव, इनका मिक्सचर किसी भी अनुपात में हो सकता है। मतलब इन कैसे भी अनुपात में ये मिल सकते हैं। तो जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को सामान्यतः अलग अलग देखा जा सकता है। अगर आप अलग अलग देखकर पहचान लें तो वो क्या है? विषमांगी मिश्रण है, ठीक है।
इस प्रकार के मिश्रण में सभी घटक समान रूप से वितरित नहीं होते हैं। जैसे एक कागज पर थोड़ी बालू और लोहे की छीलन रखी है, देखने पर बालू और लोहे की छीलन अलग अलग दिखाई देते हैं। ये किसका उदाहरण है? विषमांगी उदाहरण, ठीक है, विषमांगी मिश्रण का। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अंग्रेजी शब्द भी आप याद रखना, क्योंकि पेपर में जब ये हिंदी अनुवाद करते हैं ना, कभी कभी क्या है, मूल पेपर को इंग्लिश में बनाया जाता है और उसकी हिंदी अनुवाद अगर गूगल ने कर दिया तो कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और हो सकता है वो शब्द हमें हिंदी में नहीं आता हो। तो जो मूल शब्द है ना, उनको अंग्रेजी में आप जरूर पढ़ लें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है भाई। अब देखिए यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए मिश्रणों के बारे में। तो देखिए, आप देखिए वायु, अभी बात कर रहे थे वायु में कौन कौन से अवयव हैं, अर्थात वायु कौन कौन से अवयवों का मिश्रण है। तो देखिए वायु में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प और भी अनेकों गैसें, जीनोन, नियोन, क्रिप्टोन, सल्फाइड डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, बहुत सी, नाइट्रिक ऑक्साइड, अनेकों गैसें हैं वायुमंडल में, और पता नहीं कौन कौन सी जहरीली गैसें मिली हुई हैं आजकल तो। इसी तरह दूध, और ये किसका उदाहरण है? समांगी। वायु किसका है भाई? समांगी मिश्रण का उदाहरण है, होमोजीनियस मिक्सचर। दूध, दूध विषमांगी, ठीक है भाई, दूध किसका है? विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है। कैसे? चलो आप सोचिए, मैं तब तक बता देता हूं। जो दूध है उसमें क्या है? जल है ही भाई, ऑटोमेटिक मिल के आता है, और हम आप भी मिला देते हैं। वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, बहुत सी चीज, खनिज लवण पाए जाते हैं दूध में, है ना, लेकिन इनको हम थोड़ी सी भौतिक विधियों, है ना, मतलब आप आसानी से देख सकते हैं ना कि दूध में घी को भी हम देख सकते हैं, मलाई के रूप में कभी ऊपर आ जाता है, तो इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। इसलिए दूध क्या है? विषमांगी, है ना, उदाहरण है, क्योंकि जल भी पता लग जाता है ना, और वसा उसमें दिखी जाती है। अब समुद्री जल है, समांगी मिश्रण है, इसमें जल और विभिन्न प्रकार के लवण मिले होते हैं उसमें, क्योंकि वो जो जल है, समुद्री जल है, वो किसका मिश्रण है भाई? पानी का। पानी भी है उसमें, नमक भी है, NaCl भी है, और सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्या नहीं, एक हजारों लवण उसमें मिले हुए हैं, और पता नहीं किस अनुपात में मिले होते हैं। हर जगह के समुद्री जल का जो संगठन है वो बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए हम एक निश्चित रेशो में नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये पदार्थ मिले हुए हैं। इसीलिए तो समुद्री जल को मिक्सचर के रूप में, अर्थात मिश्रण के रूप में रखा है भाई। अब देखिए आगे चलते हैं। आइसक्रीम दूध और शक्कर से मिलकर, अब कोई जरूरी तो नहीं है कि दूध और शक्कर को इस अनुपात में मिलाया जाए तभी आइसक्रीम बनेगी। इसी तरह सोडा वाटर है, खाने का सोडा, हाँ आप देखते हैं, आपको हो सकता है कोको कोला थोड़ी स्ट्रॉन्ग महसूस हो, जबकि कोक तुम्हारे मिरिंडा है या और अनेकों है, लिम्का है, उनमें कम हो। तो खाने का सोडा, मतलब आपको पता ही है खाने का सोडा क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, इसमें NaCO3, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती नहीं, जबकि वो हम पीते हैं ना, तो हमारा पेट के अंदर पाए जाने वाला पित्तरस अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम बाइकार्बोनेट मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं आप लिख कर भी देख सकते हैं कि NaHCO3, ये तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, और जब हम इसको पीते हैं तो आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिल जाता है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से एक क्रिया करके क्या बना देगा भाई? NaCl बनाएगा प्लस CO2 गैस बनाएगा, जो हमारी नाक से निकलती है, और हमें ऐसा लगता है यार पेट में आराम हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनकी क्रिया के कारण, मतलब सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक में उपस्थित सोडियम बाइकार्बोनेट और हमारे आमाशय में पाए जाने वाला पित्तरस जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, उनकी क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, साथ में H2O भी बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही नाक से निकलती है, ठीक है, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए हमें ऐसा महसूस होता है कि पेट हल्का हो गया। वास्तविकता ऐसी नहीं होती है भाई। फिर अब चर्चा करते हैं, चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए बता दिया, अंग्रेजी मीडियम वालों के लिए भी थोड़ा सा हम बता देते हैं कि आप देख लें कि प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में कौन कौन से उदाहरण आ जाएंगे। तो मैं बताया ना, प्योर सब्सटेंस अर्थात शुद्ध पदार्थ कौन कौन से जिनमें घटक एक ही प्रकार के घटक पाए जाएं, वो शुद्ध हैं, ठीक है। और दूसरी परिभाषा क्या बताई थी कि भौतिक
क्रियाओं के द्वारा, जैसे छानने के द्वारा है फिल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, आसवन या ऊर्ध्वपातन के द्वारा उनको सरल घटकों में वियोजित ना किया जा सके भौतिक विधियों के द्वारा, तो वो क्या कहलाते हैं भाई, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। और इम्प्योर तो आपको पता ही, मिश्रण जिनको भौतिक विधियों के द्वारा हम सरल घटकों में तोड़ सकें या अभी घटकों में तोड़ सकें, जैसे मिक्सचर है अभी बात कर रहे थे ना। तो शुद्ध पदार्थ के रूप में कौन कौन से तत्व और यौगिक, और अशुद्ध के रूप में मिश्रण है। तो देखिए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस मैंने यहाँ अलग अलग लिख दिए। एयर मिक्सचर है, आपको पता है विभिन्न गैसों का। इसी तरह आप देखिए कॉपर तत्व है, एलिमेंट है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, एक ही प्रकार के घटक पाए जाते हैं, ठीक है। और कॉपर को हम और सरल घटकों में भौतिक विधियों के द्वारा नहीं तोड़ सकते, ना फिल्ट्रेशन के द्वारा, ना आसवन विधि के द्वारा, ना तुम्हारे ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ये भौतिक विधियों के द्वारा कॉपर को और नहीं तोड़ा जा सकता सरल घटकों में, इसलिए कॉपर क्या है, शुद्ध धातु है। ध्यान रखना, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि निम्न में से शुद्ध है कॉपर, ठीक है। अब इसी तरह ये शुगर सॉल्यूशन, अब शुगर सॉल्यूशन चाहे पानी में हो चाहे दूध में हो, क्या है, मिक्सचर है। आप दूध में कम चीनी भी मिला सकते हैं, ज्यादा चीनी भी मिला सकते हैं, तो अनुपात निश्चित नहीं हो सकता, इसलिए शुगर क्या है भाई, तुम्हारा ये मिश्रण है। जबकि सिल्वर, चांदी में एक ही प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, तो तत्व होने के कारण ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है, शुद्ध पदार्थ है। मड, कीचड़, अब कीचड़ में तो भाई पानी भी है, रेत भी है और अन्य पदार्थ भी मिले हुए हैं। तो मड क्या है, एक मिक्सचर है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 एक यौगिक है भाई, ये क्या है, यौगिक कंपाउंड है। तो यौगिक होने के कारण ये शुद्ध है भाई, क्यों, क्योंकि इसमें कार्बन का पता है हमें निश्चित अनुपात है, कार्बन 1 और ऑक्सीजन 2 अनुपात में, और किसी भौतिक विधि के द्वारा इसको सरल घटकों में तोड़ा भी नहीं जा सकता ना, कि हम भौतिक विधियों के द्वारा कार्बन और ऑक्सीजन में इसको वापस तोड़ दें, ऐसा संभव नहीं है। तो ये क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसको थोड़ा सा बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करना है आप, ठीक है। ये साल्ट सॉल्यूशन, अभी बात कर रहे थे समुद्री जल की, तो ये क्या है, मिक्सचर है। पानी यौगिक है लेकिन शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2:1 में पाए जाते हैं। सरल भौतिक विधि के द्वारा हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसको विभक्त नहीं कर सकते, अर्थात पानी को सरल घटकों में नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है भाई। भौतिक विधियों के द्वारा, रासायनिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सकता है, इसमें ध्यान रखना इस बात को। आप ये मत सोच लेना सर रासायनिक और ना भौतिक विधियों के द्वारा ना तोड़ा जा सके तो वो शुद्ध है, और अगर भौतिक विधियों के द्वारा तोड़ा जा सके वो सब क्या है, मिश्रण है, ठीक है। और रासायनिक विधियों के द्वारा तो हम यौगिक को भी, जैसे पानी को भी हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। इसको ध्यान रखना है आपको। अब जैसे दूध है, अभी बात कर रहे थे, मिश्रण है, नाइट्रोजन, ठीक है, शुद्ध है। ब्लड, अब ब्लड में तो प्लाज्मा भी है, पानी भी है, हीमोग्लोबिन मतलब लोह तत्व भी है ना, RBC, WBC और लिम्फोसाइट्स, अनेकों प्रकार के कण हैं इसमें पाए जाते हैं, और सबके किसी में हीमोग्लोबिन कम है, किसी में ज्यादा है, किसी का प्लाज्मा कुछ है, किसी में प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा है, किसी की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं अनेकों बीमारियों में। तो ब्लड को भी हम एक निश्चित अनुपात में नहीं कह सकते, इसलिए ब्लड क्या है, मिश्रण है। ब्लड को ध्यान रखना क्या है, मिश्रण है भाई। और आयरन लोहा तत्व है, और तत्व है तो शुद्ध है, ठीक है। ब्रास आप जानते हैं, ठीक है भाई। पीतल जिसको बोलते हैं, ये पीतल क्या है, मिश्र धातु हैं, तो अपने आप ही मिश्र धातु हैं, तो मिश्रण तो कहलाएगा ही भाई। ऑक्सीजन तत्व है तो शुद्ध है, ठीक है। तत्व है तो शुद्ध है, यौगिक है तो शुद्ध है, और मिश्रण है तो अशुद्ध है। इसी तरह गोल्ड, ठीक है भाई, गोल्ड भी धातु है और तत्व है, इसलिए शुद्ध है। अब हम अभी देखो, हमने बहुत चर्चा की यौगिक और मिश्रण की। एक बार और रिवाइज में आपको करा देता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए कंपाउंड एंड ए मिक्सचर, अर्थात यौगिक और मिश्रण में क्या क्या अंतर है। कर लेते रिवाइज, करें, चलो। तो देखिए पहला अंतर क्या है इनमें, कि मिश्रण
की बात करें, इधर को हमने यौगिक लिखे हुए हैं भाई, देखिए। तो मिश्रण से इसके संगठक पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा हम अलग कर सकते हैं। मतलब मिश्रण में से अगर उसके जो संगठक पदार्थ हैं उनको हम भौतिक विधि, और भौतिक विधि में आप याद रखेंगे कौन कौन से, कि निस्पंदन, फिल्ट्रेशन को बोलते हैं, ठीक है भाई। निस्पंदन किसको बोलते हैं? फिल्ट्रेशन को। बाष्पन, ऊर्ध्वपातन, ठीक है, इन विधियों के द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन ये काम यौगिक में नहीं हो सकता। भौतिक विधियों के द्वारा हम उसके अवयवी घटकों में उसको विभक्त नहीं कर सकते। किसके द्वारा कर सकते हैं? रासायनिक विधियों के द्वारा, ठीक है। तो किसी यौगिक से उसके अवयवों को भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता, ढंग से याद रखना। अब आगे चलते हैं भाई। मिश्रण में उसके संगठक पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। अभी बात कर रहे थे, जैसे आपने चाय बनाई तो चाय में दूध का भी स्वाद है, ठीक है। दूध का अपना जो मूल गुण है वो भी उसमें, दूध का जो प्योर जो गुण है वो भी उसमें आ रहा है, उसका मूल स्वाद भी आ रहा है। चीनी का भी स्वाद आ रहा है चाय में, चाय पत्ती का भी अलग स्वाद आ रहा है। तो मिश्रण में उसके संगठन पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। लेकिन यौगिक के ना साथ ऐसा नहीं है। उसमें जो उसको बनाने वाले तत्व हैं उनसे गुण बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जैसे बात करें ना, पानी, पानी द्रव है लेकिन इसको बनाने वाले कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये तो दोनों गैस हैं, तो इनके गुण तो अलग है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। कहां पानी के गुण, कहां हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के गुण, ठीक है। तो यौगिक के गुणों की बात करें तो संगठन तत्वों से कैसे होते हैं? भिन्न। जबकि मिश्रण में क्या होता है? संगठन पदार्थों के सभी गुण पाए जाते हैं। मिश्रण के निर्माण के समय ऊर्जा निर्मुक्त नहीं होती है। मतलब मिश्रण जब निर्माण होता है ना, जब मिश्रण का निर्माण करते हैं तो उस समय ना तो ऊष्मा, ना प्रकाश इत्यादि के रूप में ना शोषित होती है, ना, ठीक है, मुक्त होती है। लेकिन यौगिक के निर्माण में प्राय ऊर्जा ना जो ऊष्मा के या प्रकाश इत्यादि के रूप में शोषित भी हो सकती है और ना मुक्त भी हो सकती है ना। जैसे अमोनिया के निर्माण में, अमोनिया यौगिक है भाई, NH3, तो कैसे बनती है? N2+3H2, है ना, 2NH3 प्लस 22.4 किलो कैलोरी। तो इसमें ऊर्जा मुक्त हुई। इसी तरह नाइट्रिक ऑक्साइड है, जैसे N2+O2 ना, 2NO, और इसमें 43.2 किलो कैलोरी। इसमें ऊष्मा अवशोषित हो रही है, इसमें ऊष्मा मुक्त हो रही है। तो जब यौगिक का निर्माण होता है तो ऊष्मा या तो मुक्त होगी या अवशोषित होगी। लेकिन मिश्रण के निर्माण के समय ऐसा नहीं होता है। अब आगे चर्चा करते हैं भाई। मिश्रण का संगठन अनिश्चित होता है। मिश्रण में हम कह नहीं सकते कि फलाना पदार्थ इस अनुपात में मिलेगा और वो पदार्थ इस अनुपात में मिलेगा। अर्थात इसमें सम्मिलित अवयव किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, है ना। जैसे मैं चाय की बात की थी, चाय में दूध, चीनी, चाय, ये किसी भी अनुपात में हो सकते हैं, उसको चाय ही कहेंगे। चाहे दूध पावर मिलाओ, चाहे उसमें 400 ग्राम मिलाओ, ठीक है। लेकिन यौगिक में क्या होता है? यौगिक का संगठन निश्चित होता है, अर्थात यौगिक में सम्मिलित तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में होते हैं। इसकी चर्चा हम अभी कर ही चुके हैं। एक बात और कि मिश्रण का गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व आदि निश्चित नहीं होते। मिश्रण में भाई जब अनुपात ही निश्चित नहीं है तो उनके गलनांक, क्वथनांक ये कैसे निश्चित होंगे? तो मिश्रण के जो पाए जाने वाले पदार्थ है ना, उनका गलनांक, क्वथनांक निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि भाई पता नहीं कौन सा पदार्थ किस अनुपात में मिल जाए उसमें, तो उसी के हिसाब से उनके गलनांक, क्वथनांक ये सब बदल जाते हैं। लेकिन प्रत्येक यौगिक का गलनांक भी निश्चित होता है भाई, क्वथनांक भी निश्चित होता है, उसका घनत्व भी निश्चित होता है। लेकिन मिश्रण में घनत्व भी निश्चित नहीं होता। क्यों? क्योंकि समुद्री जल है, डेड सी का बहुत ज्यादा घनत्व है, आराम से वस्तुएं तैर जाती हैं उसमें। लेकिन कहीं कहीं जो समुद्र है उसका घनत्व, उसका जो जल है उसका घनत्व बहुत कम है। तो अब बात ये उठती है कि ये परमाणु होता क्या है? तो किसी तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो किसी रासायनिक अपक्रिया में तो स्वतंत्र रूप से भाग ले सकता हो, लेकिन जिसका स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं हो, मतलब अलग से हम उसका अस्तित्व ना माने, अर्थात वो स्वतंत्र अवस्था में ना रह सके, परमाणु कहलाता है। तो महर्षि कणाद ने ईसा से 500 वर्ष पूर्व ही इसका नाम कण रख दिया था। हालांकि परमाणु उन्होंने नहीं बताया था। उसके पश्चात 1808 में डाल्टन ने
सर्वप्रथम परमाणुवाद जो दिया था, और परमाणु संरचना के रूप में सर्वप्रथम थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ बताया था, जो हम परमाणु संरचना नाम के पार्ट में हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, अर्थात किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वयं स्वतंत्र अवस्था में ना रह सकता हो, लेकिन किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो स्वतंत्रता पूर्वक भाग ले सकता हो, परमाणु कहलाता है। अब देखिए, परमाणु स्वयं स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, लेकिन परमाणु, बहुत से परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं या आयनों का निर्माण करते हैं, और जब ये अणु या आयन बहुल संख्या में मिल जाते हैं तो ये पदार्थों का या द्रव्य का या पदार्थ का निर्माण करते हैं, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो। तो बात आई ना समझ में। अब हम बात करते हैं अणु की। अब अणु क्या है? तो देखिए, किसी तत्व या यौगिक का वह छोटे से छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अब देखिए, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, लेकिन अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, और उस छोटे छोटे कण में या भाग में उस तत्व या यौगिक के समस्त गुण मौजूद हों। ठीक है, ध्यान रखना, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो, सूक्ष्मतम कण हो, और जो स्वतंत्र अवस्था में रहने के साथ साथ क्या रखता हो, उस तत्व या यौगिक के समस्त गुण उसमें पाए जाएं, अणु कहलाता है। ठीक है भाई। तो अब देखिए, सीधी सी बात है कि अणु का निर्माण किससे होगा? दो या दो से अधिक परमाणु जब किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं और रासायनिक बंध बनाते हैं, अर्थात रासायनिक संयोग करते हैं, ध्यान रखना, तब अणु का निर्माण होता है। तो अणु का निर्माण वास्तव में कैसे होगा? जब दो या दो से अधिक परमाणु किसी निश्चित अनुपात में मिलेंगे और रासायनिक संयोग करेंगे, रासायनिक बंधन के पश्चात ही अणु का निर्माण होता है। तो देखिए, अणु में परमाणु परस्पर रासायनिक बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं, इनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, और अणु का कोई विद्युत आवेश भी नहीं होता है। अब अणु की बात जब चली है तो हमें अणुभार की बात भी कर लेते हैं। तो किसी पदार्थ का अणुभार वह संख्या होती है जो ये बताती है कि किसी पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। तो बात आई समझ में? अर्थात अणुभार क्या है? एक संख्या है जो ये क्या बताती है कि पदार्थ का एक अणु कार्बन 12 के एक अणु के 1/12 भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है। और प्रश्न देखिए, मोल से भी आ सकता है। आप ये मान के चलें भाई, मोल का मान क्या होता है? 6.022 गुणा 10⁻23, जिसको हम आवोगाद्रो संख्या के नाम से भी जानते हैं। 6.022 इंटू 10⁻23 इतने परमाणु होते हैं, और इसको क्या बोलते हैं हम? आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं भाई, आवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि आवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है। अब देखिए, एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में ये भी बन सकता है कि मोल को कब स्वीकार किया गया था? 1967 में। और मोल क्या है? संख्या भी है और द्रव्यमान भी है। ये बात ध्यान रखना, मोल क्या है? संख्या भी है और द्रव्यमान है, और इसको कब स्वीकार किया गया था? 1967 में। अब देखिए, हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब कुछ प्रश्न मैंने लिए हैं इसमें आपको। पहले तो मैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न ले लेता हूं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिल जाएंगे। बाद में हम शॉर्ट टाइप, क्योंकि समय बचाने के लिए, अब देखो ऑब्जेक्टिव में क्या करना पड़ता है, हमें 4 ऑप्शन देने पड़ते हैं। तो मैं क्या करूँगा, शॉर्ट टाइप आंसर के रूप में उनको ले लूँगा, सीधे सीधे प्रश्न, और उसका आंसर मैं आपको बताता चलूँगा। देखिए, पहला प्रश्न जो बहुत अच्छा प्रश्न है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ ए मिक्सचर। मतलब जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कौन सा विकल्प एक मिश्रण के निर्माण को बताता है? भाई, इसमें मिश्रण का निर्माण हो रहा है। ठीक है। अब देखिए, रस्ट फॉर्मिंग ऑन एन आयरन नेल। अगर कोई लोहे की एक कील हो और उस पर क्या लग जाए भाई? रस्ट। रस्ट का मतलब आप जानते हैं? जानते हैं ना रस्ट? अरे, किसी लोहे की कील या लोहे की वस्तु को अगर हम नमी में छोड़ दें, अरे चीटी है, चलो, हाँ, नमी में छोड़ दें और ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में
तो उस पर जंग लग जाती है। रस्ट का मतलब होता है जंग। अब जंग क्या होता है भाई, देखिए जंग का मैं सूत्र आपको बता देता हूँ। देखिए Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। देखिए जानते हैं लोहा दो तरह की संयोजकता दर्शाता है, +2 और +3, फेरस और फेरिक। ज़्यादा वाली संयोजकता होती है तो एक लगा देते हैं, कम वाली संयोजकता के साथ अस लगाते हैं। तो Fe यहाँ +3 संयोजकता दिखा रहा है, तो फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। कौन कौन से? लोहा किसके साथ? नमी के अर्थात पानी के साथ संयोग करके और ऑक्सीजन से संयोग करके फेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब इसमें जो पानी के अणुओं की जो संख्या है वो निश्चित नहीं होती, इसलिए इसको मैं क्या लिख देता हूँ, XH2O लिख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि जंग का जो सूत्र है वो क्या है, Fe2O3.XH2O। ठीक है, अब सामान्यतः इसको कैसे लिख देते हैं हम, Fe2O3.32H2O। ठीक है भाई, लेकिन ये कोई सर्वमान्य नहीं है, कभी कभी जो जल के अणुओं की संख्या है वो अलग अलग हो जाती है। ठीक है भाई, तो ये तो क्या है, एक यौगिक है भाई, इसका एक अणु सूत्र निश्चित है, और जिसका अणु सूत्र निश्चित हो अर्थात जिसमें संयोग करने वाले तत्वों का एक निश्चित अनुपात हो, वो तो क्या है, कंपाउंड है, यौगिक है। तो ये तो यौगिक है भाई, ये तो नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो क्या ढूंढना है इसमें, मिक्सचर। तो देखिए दूसरा, शुगर क्रिस्टल डिजॉल्विंग इन वाटर। तो आप खुश हो गए होंगे भाई, यही आंसर है। अगर चीनी के कुछ क्रिस्टल पानी में घुल रहे हों, अब चीनी के क्रिस्टल कितना भी आप घोल दीजिए, इसकी मात्रा निश्चित नहीं है, अनुपात निश्चित नहीं है, अर्थात भाई देखिए मिक्सचर बनाने के लिए जरूरी नहीं तत्व ही संयोग कर रहे हैं या मिले भौतिक रूप से, यौगिक भी मिल सकते हैं, है ना। एक तत्व और एक यौगिक हो सकता है, दो यौगिक हो सकते हैं, दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यौगिक यौगिक ही हों, तो जैसे यहाँ H2O तत्व है, सॉरी यौगिक है, और चीनी भी यौगिक है, तो दोनों डिजॉल्व कर रहे हैं पर अनुपात निश्चित नहीं है, इसलिए ये ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर जब चीनी पानी में मिलती है तो वो किसका उदाहरण है भाई, मिश्रण का उदाहरण है। अब ये 3 और 4 जो ऑप्शन है ये सही क्यों नहीं है, देखिए सोडियम एंड क्लोरीन फॉर्मिंग टेबल साल्ट, सोडियम बाई 2Na प्लस Cl2 मिलके क्रिया करके क्या बनाते हैं, 2NaCl टेबल साल्ट बनाते हैं, जिसमें ये साधारण नमक का सूत्र है, सोडियम और क्लोरीन 1:1 में मिलकर संयोग कर रहे हैं, अतः ये किसका उदाहरण है, यौगिक का, कंपाउंड का। अब ये भी देख लीजिए, इसलिए ये भी मिक्सचर का उदाहरण नहीं है, ये भी नहीं है। तो देखिए ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर पानी की एक अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो H2, ठीक है, 2H2 + O2 = 2H2O। तो ये किसका उदाहरण है भाई, ये भी यौगिक के निर्माण का उदाहरण है, इसलिए ये भी नहीं सही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विच चेंजेस मस्ट हैपन फॉर एलिमेंट्स टू बिकम ए कंपाउंड, अर्थात ऐसा कौन सा परिवर्तन हो रहा है, मतलब जिसमें एक तत्व किसमें परिवर्तित हो रहा है, यौगिक, कंपाउंड। मतलब देखिए विच चेंजेस मस्ट हैपन, कौन से परिवर्तन होने चाहिए कि एक तत्व किसमें बदल जाए, कंपाउंड में, तत्व यौगिक में परिवर्तित हो जाए। तो देखिए एलिमेंट को गर्म करके, ये कोई बात नहीं है, एलिमेंट को गर्म करके नहीं, ये गैस बिकम ए लिक्विड, जब गैस को दबा दिया जाए, संपीड़ित ज़्यादा कर दिया जाए तो किस में बदल जाती है, वो लिक्विड में बदल जाती है। इसलिए LPG ना, प्राकृत उन LPG को क्या है, संपीड़ित करके ही तो बनाया जाता है, अर्थात लिक्विड बनाया जाता है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, ऐसे ही CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको है ना। तो एलिमेंट्स डिजॉल्व इन वाटर, अगर कोई तत्व है पानी में घुल जाए तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो कंपाउंड बनने के लिए क्या होना चाहिए, केमिकल बॉन्ड्स फ्रॉम, है ना, केमिकल बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन एटम्स, अर्थात जो परमाणु हैं उनके बीच रासायनिक बंध का निर्माण होना चाहिए। जब तक दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक बंधों का निर्माण नहीं होगा तब तक वो यौगिक का निर्माण नहीं माना जाएगा। अगर वैसे ही मिल जा रहे हैं, रासायनिक प्रक्रिया नहीं हो रही है, रासायनिक बंध का निर्माण नहीं हो रहा है, तो वो क्या बन रहा है, मिक्सचर बन रहा है, मिश्रण बन रहा है। और अगर
ठीक है, रासायनिक बंधों का निर्माण हो रहा है तो उसी परिस्थिति में यौगिक का निर्माण होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स वाई साल्ट वाटर इज कंसिडर्ड ए मिक्सचर, इनमें से कौन सा ये बताता है कि भाई समुद्री जो जल है वो एक मिश्रण का उदाहरण है। ठीक है, समुद्री जल को मिश्रण क्यों माना जाता है, ये कौन सही तरीके से व्यक्त कर रहा है, वो विकल्प इसमें से आपको छांटना है। तो देखिए पहला क्या है, इट इज कंपोज्ड ऑफ वन एलिमेंट, ये केवल एक तत्व से मिलकर बना है, तो बिल्कुल ही हजम नहीं हो रही ये बात, तो गलत। इट इज कंपोज्ड ऑफ वन कंपाउंड, इसमें एक ही यौगिक मिला हुआ है, गलत, ये भी नहीं है ना भाई। मिश्रण के लिए तो दो या दो से अधिक तत्व हों या यौगिक हों या दोनों, है ना, मिलकर किसी भी अनुपात में भौतिक सहयोग के पश्चात, है ना, पदार्थ बना रहे हो तो वो मिक्सचर कहलाता है। अब देखिए, इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज एंड हैज न्यू, मतलब दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हैं और कोई नए पदार्थ का नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ, नहीं भाई, दो या दो से अधिक पदार्थ मिल रहे हों और नई रासायनिक विशेषताएं उसमें प्राप्त हो रही हों तो वो मिक्सचर का उदाहरण है। नहीं है सर, वो किसका उदाहरण है, यौगिक का उदाहरण है, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई। तो ये तो तीन ऑप्शन गलत हैं, नेचुरल सी बात है, चौथा सही होगा, पर देख लेते हैं चौथा सही क्यों है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, समुद्री जल में दो या दो से अधिक पदार्थ पाए जाते हैं, एंड रिटेन्स देयर ओन केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन उन सभी पदार्थों की स्वयं की अपनी रासायनिक विशेषताएं समुद्री जल में रिटेन रहती हैं, बनी रहती हैं। जैसे समुद्री जल में नमक पाया जाता है भाई, ठीक है, तो समुद्री जल में जल के अपने गुण भी मौजूद हैं, नमक के अपने गुण भी मौजूद हैं, और अन्य जो पदार्थ पाए जाते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अर्थात रासायनिक जो विशेषताएं वो उनमें मौजूद या विद्यमान रहती हैं, अर्थात नए पदार्थ बनने के पश्चात वो प्रवृत्तियां नहीं बदलती, इसलिए समुद्री जल क्या माना जाता है, एक मिक्सचर अर्थात मिश्रण माना जाता है। तो अब चलिए अगला प्रश्न, ऑक्सीजन एंड आयरन कंबाइन केमिकली टू फॉर्म रस्ट, अभी बताया था अगर लोहे की कोई कील हो या लोहे की कोई वस्तु हो उसको नमी में छोड़ दिया जाए तो नमी अर्थात जल और ऑक्सीजन के संयोग से उसमें क्या लग जाती है, रस्ट। रस्ट का मतलब अभी बताया था ना, जंग लगना। रस्ट इज क्लासिफाइड एज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो रस्ट को क्या माना जाएगा, यौगिक माना जाएगा भाई। और अभी बताया था रस्ट का क्या था, अणुसूत्र क्या बताया था, Fe2O3.XH2O पूछ लेता है, ठीक है भाई, और x के स्थान पर सामान्यतम क्या लिख देते हैं 32, ठीक है। तो ये क्या है, कंपाउंड माना जाएगा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट। एटम तो है ही नहीं, एलिमेंट और मिक्सचर, ठीक है, ये है ही नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए कंटेनर फिल्ड विद ए प्योर सब्सटेंस रादर देन द मिक्सचर। अब इनमें 4 कंटेनर अलग अलग दिए गए हैं भाई, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा प्योर पदार्थ से, शुद्ध पदार्थ से भरा हुआ कंटेनर है मिक्सचर की तुलना, मतलब उसमें मिक्सचर नहीं होना चाहिए, शुद्ध पदार्थ से भरा हुआ कंटेनर आपको छांटना है। तो देखिए, ए टायर फिल्ड विद एयर, अगर कोई टायर है जो हवा से भरा हुआ है, अरे हवा तो क्या है, स्वयं मिश्रण है भाई, और वो टायर भी भरी हुई है, तो ये किसका उदाहरण है, प्योर सब्सटेंस का नहीं है, शुद्ध पदार्थ का उदाहरण नहीं है, किसका उदाहरण है, मिक्सचर का है। तो ये तो नई बात जमी भाई। ए जार फिल्ड विद साल्ट वाटर, जार है कोई जो समुद्री जल से भरा हुआ है, ये भी गलत है कि समुद्री जल मिक्सचर है भाई, मिश्रण है। ये बैलून फिल्ड विद हीलियम, बिल्कुल बैलून है गुब्बारा, उसमें हीलियम क्या है, एक तत्व है, और तत्व क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, तत्व और यौगिक ही तो शुद्ध पदार्थ हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा सही है। डी को देख लेते हैं, ये सही क्यों नहीं है। ये ग्लास फिल्ड विद द चॉकलेट मिल्क, यार दूध स्वयं मिक्सचर है, उसमें चॉकलेट और मिला हुआ है, ये और मिश्रण हो गया, तो मिश्रण भी मिश्रण बना रहा है, तो ये भी मिक्सचर का उदाहरण है, इसलिए सी इज द करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। ये स्टूडेंट हीट्स अप सॉलिड एक्स, कोई पदार्थ एक्स है भाई, उसको वो गर्म करता है। इट स्टार्ट टू मेल्ट एट 35 सेंटीग्रेड,
पिघलना शुरू कर देता है 35 सेंटीग्रेड पर, एंड फिनिशेज मेल्टिंग एट 40 डिग्री सेल्सियस। और वो पिघलना कब बंद करता है, मतलब 35 से शुरू करता है और 40 पर जाकर पूर्ण रूप से वो पिघल जाता है। व्हाट डज दिस टेल यू अबाउट सॉलिड एक्स? तो इस जो ऊपर वक्तव्य लिखा हुआ है, कथन लिखा हुआ है, उससे आपको ये जो ठोस एक्स है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो 35 से शुरू हुआ 40 पे जाके पिघला, ये कैसा है? इम्प्योर है, अशुद्ध पदार्थ है, क्योंकि पदार्थों में अशुद्धता मिलने के कारण उसका गलनांक और क्वथनांक बढ़ जाता है। ध्यान रखना, शुद्ध पदार्थ का गलनांक और क्वथनांक कम होता है बनस्पत इसके कि उसमें कोई अशुद्धि मिला दी जाए। तो अशुद्ध पदार्थों के गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। भाई 35 पे पिघल जाना चाहिए था, 40 पर पिघल रहा है, इसका मतलब उसमें कोई इम्प्योरिटी या अशुद्धि मिली हुई है। तो सॉलिड एक्स इज ए प्योर कंपाउंड, गलत। ठीक है, सॉलिड एक्स इज ए प्योर एलिमेंट, ये भी गलत है। प्योर एलिमेंट तो भाई एक ही टेम्परेचर और पिघल जाता है, 35 है तो 35 पे पिघल जाता है वो। सॉलिड एक्स इज एन इम्प्योर सब्सटेंस, ये सही है। ठीक है भाई, वो कैसा है? इम्प्योर है, क्योंकि उसमें कुछ घटक हैं, एक या एक से अधिक, कोई 35 पे पिघल रहा है, कोई 40 पर जाके पिघल रहा है, कुछ कोई बीच में पिघल रहा है। तो अब देखिए, अब मैंने कुछ प्रश्न ले लिए हैं जो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो प्राकृतिक तत्व कितने भाई? टोटल 118 हैं, वैसे आज 119 हो चुके हैं, तो 118 में से 92 कितने भाई? वैसे 92 वो हैं प्राकृतिक तत्व हैं भाई। कितने तत्व कमरे के तापमान पर गैस हैं? 11। ठीक है भाई, कौन से दो तत्व कमरे के तापमान पर द्रव हैं? ब्रोमीन अधातु है, ध्यान रखना। ब्रोमीन क्या है? अधातु है, और पारा क्या है? धातु है। एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, नहीं तो सारी धातुएं कैसी हैं? ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। विद्युत की सुचालक भी होती हैं सभी। ठीक है, और आपसे पूछे कि ऐसी कौन सी अधातु है जो विद्युत की सुचालक होती है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को छोड़कर सारी जो जितनी भी अधातुएं, जितनी भी सारी अधातुएं, वे सब विद्युत और ऊष्मा की कुचालक होती हैं भाई, ध्यान रखना। धातुओं में चमक होती है, अधातुओं में इतनी चमक नहीं होती। ठीक है, अधातुओं में भंगुरता होती है, अर्थात थोड़ा सा आघात करने पर वो टूट जाती हैं, लेकिन भंगुरता नहीं होती धातुओं में। धातुओं में क्या होता है? आघात वर्धनीयता का गुण होता है, अर्थात उनको पीट पीट कर लंबा किया जा सकता है, उनके तार बनाए जाते हैं, तन्यता का गुण भी होता है उनमें। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर कि कौन से दो तत्व 303 केल्विन, अब 303 केल्विन का मतलब जाने 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर द्रव अवस्था में रह सकते हैं? वो कौन से हैं? गोलियम और सीजियम। ठीक है भाई, हाइड्रोजन के 3 गुण ये तो आप जानते ही हैं, रंगीन है, गंधीन है और ज्वलनशील है भाई। हाइड्रोजन सल्फाइड के 2 गुण आपसे पूछ रहा है, ये कभी कभी पूछ लेते हैं ऐसे प्रश्नों को। रंगीन गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, लेकिन इसमें सड़े अंडे जैसी गंध आती है, इसको अगर सूंघ के देखा जाए। शुद्ध पदार्थ क्या हो सकते हैं? आपको भी बताया था, तत्व और यौगिक की शुद्ध पदार्थों में इनकी गिनती होती है। आप देखिए, उपधातु किसे कहते हैं भाई? उपधातु क्या है कि ऐसे पदार्थ जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाएं, बीच का सा हो। अब अर्थात जो धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं उपधातु कहलाती हैं ना, मेटेलॉइड। और उपधातु के उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, बोरोन और सिलिकॉन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किया था? रॉबर्ट बायल ने। किसने? रॉबर्ट बायल ने। आगे चलिए, रॉबर्ट बायल ने तत्व शब्द का प्रयोग पहली बार कब किया था? 1661 में, लॉन्ग ना टाइम एगो। फ्रांस के किस वैज्ञानिक ने तत्व के लिए माना था कि वह पदार्थ का मूल रूप है? कौन कौन से वैज्ञानिक थे? एंटोनी लॉरेंट लोवाजियर। एंटोनी लॉरेंट लोवाजियर। पदार्थ का मूल रूप क्या है? तत्व। सभी पदार्थ तत्वों से मिलकर बने होते हैं, और तत्व परमाणुओं से या आयनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है भाई, अब थोड़ा सा इनको भी आप देख लें कि ऑक्सीजन का क्वथनांक कितना है। कभी कभी परीक्षा में ऐसे प्रश्न पूछ लेता है जिनकी हम अपेक्षा नहीं करते हैं। तो 182 सेंटीग्रेड, आर्गन का क्वथनांक 186, बिल्कुल ही मिलते जुलते हैं भाई, और नाइट्रोजन का 196 सेंटीग्रेड। अब वायु में ऑक्सीजन, आर्गन और नाइट्रोजन की मात्रा देखिए, मैं शुरुआत में बताया था कि नाइट्रोजन तो 78.1% होती है, और ऑक्सीजन की 20.9% के लगभग होती है, और आर्गन 0.91% होती है भाई।
इसके अलावा वायु में जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, अनेकों, ठीक है, नाइट्रोजन के तो बहुत से ऑक्साइड इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। तो द्रव वायु प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, वायु का दाब बढ़ाया जाएगा और तापमान कम किया जाएगा, फिर उसको संपीड़ित करके, ठीक है, गैस अवस्था से अर्थात अणुओं को पास पास लाया जाएगा तो द्रव अवस्था में वो आ जाएगी। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और एक बात मैं आपसे कह दूं, थोड़ी सी निराशा, देखिए मैं बिना किसी स्वार्थ के आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहता हूं, और मैंने पिछले वीडियो में आपसे अनुरोध किया था कि भाई अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि इस वीडियो से, मतलब इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था तब मेरे सब्सक्राइबरों की संख्या 12,231 थी, और 5 दिन के बाद वो 12,207 रह गई, 24 सब्सक्राइबर घट गए। मैंने आपसे अनुरोध किया था कि भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपने तो अनसब्सक्राइब करना शुरू कर दिया। अरे भाई, तो आप वीडियो को पसंद भी कर सकते हैं, लाइक का बटन यार दबा दो, इसमें क्या मतलब, थोड़ी सी मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और एक प्रेरणा मिलती है कि भाई मैं छात्रों के लिए कुछ कर रहा हूं, और वो मुझे कम से कम लाइक कमेंट आप नहीं कर पाते, आपके पास टाइम की कमी है, लाइक का बटन हिट कर सकते हैं। तो प्लीज़ कह दूं, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, मैं भी डिमोटिवेट ना हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अखर रहा है ये चैनल्स को अनसब्सक्राइब किस लिए कर रहे हो भाई। हाँ, अगर आपको कुछ कमी लग रही है कि मैं क्या सुधार करूं, आप निसंकोच मेल के द्वारा या कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं, मुझे बिल्कुल बुरी नहीं लगती, क्योंकि आदमी जिंदगी भर सीखता है। मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, चाहे मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है आपकी तुलना में, लेकिन ये बात नहीं कि मैं संपूर्ण कोई चीज़ जानता हूँ, ठीक है, मैं भी प्रयास करूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।